मुंबई के अंदर अगर आप घर किराए पे ले रहे हैं या आपने ले लिया है तो आपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की होंगी। यस, आज मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप अवॉइड कर सकते हैं। या रेंटल को अगर देखते हुए रेंटल पे प्रॉपर्टी आपको लेनी है तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, कौन कौन सी रेलवे लाइंस हैं जिसके ऊपर आप अपने घर के लिए या बाय करने के लिए या रेंट के लिए आप देख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको सीधा इफेक्ट करते हैं, किस टाइप के इश्यूज हैं, किस टाइप के गैप्स हैं जो अभी भी रेंटल मार्केट में दिखते हैं, और वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हुए आपके ऊपर ज़रूर वो बोझ डालने वाले हैं, और कैसे ये इश्यूज और कब तक ये इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई पूरी तरह से रेल और मेट्रो नेटवर्क के ऊपर बसा हुआ है। मतलब अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आप उस जहां आपकी ऑफिस की लोकेशन है उसके साथ में लगती हुई रेलवे लाइन या मेट्रो लाइन के आसपास ही आप रहना पसंद करते हैं। मतलब जितना आप पास में रहेंगे ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो बिजनेस हब कहा जाता है मुंबई को, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा व्यापार मुंबई से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिजनेस न्यूज चैनल्स भी जो हैं उन्होंने भी अपना बेस मुंबई ही बनाया हुआ है। तो मुंबई एक बिजनेस हब कहा जाता है, तो लोगों को यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलती है। बहुत सारी स्टेट से यहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन आके यहाँ काम करती है। यहाँ लोकल जो मराठी पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर अच्छा काम करती है। तो ओवरऑल यहाँ पे लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन जब घर लेने की बात आती है तो जरूरी नहीं है वो सबके बजट में आ रहा हो। मतलब आपका जहाँ घर है वहाँ पे रेलवे लाइन या मेट्रो लाइन कौन सी है, जैसे सेंट्रल लाइन है, वेस्टर्न लाइन है, हार्बर लाइन है, ट्रांस हार्बर लाइन है, मेट्रो लाइन है, ये आपके वहाँ पर आपके ऑफिस से आपके घर के बीच में लोगों की ये पसंद होती है कि हम उसी लाइन के ऊपर घर लें। जितना बजट कम होता है उतना उनको दूर जाना कंफर्टेबल होता है, लेकिन चूंकि लाइन सीधी होती है तो लोगों को वो दूरी कम लगती है और इजीली वो कम्यूट कर लेते हैं। मतलब कम बजट के लोग भी थोड़ा सा दूर रहकर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा के, वहाँ पे आपको टाइम ज़रूर लगता है ऑफिस से घर आने में या घर से ऑफिस आने में, लेकिन लोगों की प्रेफरेंस देखा जाता है कि उसी लाइन के ऊपर घर लेने की है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि घर लेते टाइम को ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको सीधा इम्पैक्ट करते हैं। पहला फैक्टर, जैसा मैंने आपको बताया कि रेल लाइन, मेट्रो हो या रेलवे नेटवर्क हो, उस पे जो बिजनेस हब है उसके पास में रेंटल ज़्यादा है, तो लोगों की पॉकेट पे वो सीधा इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हायर आपको रेंटल पे कर सकते हैं तो आप अपने ऑफिस के पास जरूर रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पॉकेट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो आपके लिए मजबूरी हो जाती है कि आपको थोड़ा सा दूर जाना। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर वेस्टर्न लाइन में रेंटल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो साउथ मुंबई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेंटल है। और थोड़ा थोड़ा का आप देखेंगे कि अगर आप सेंट्रल लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ रेंटल डिक्रीज होना शुरू होते हैं, और सबसे कम रेंटल आपको ईस्ट की तरफ या फिर आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई की तरफ मिलते हैं। तो ये रेंटल की कैलकुलेशन है, तो जिसकी जैसी बजट होती है वो उसी टाइप के एरिया में रहना पसंद करता है। वो ट्रेवल ज़रूर एक आदमी के ऊपर बोझ पड़ता है, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी है वो वहीं मिल पाती है। फिर लोगों की पसंद यहाँ पर बच्चों का स्कूल जरूर होती है, या आसपास के शॉपिंग एरिया क्या है, ये सब लोग फैक्टर जरूर देखते हैं यहाँ प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते टाइम। क्योंकि आपके जब आप ऑफिस पे काम करने जा रहे हो, आप भले ही दूर चले जाओगे, लेकिन आपकी प्रेफरेंस जरूर रहती है कि बच्चों का स्कूल यहाँ पे पास में हो। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रेंटल ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है रेंटल। तो आपकी पॉकेट पे वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये आप आम आदमी जरूर सोचता है। फिर जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी बूस्ट हुई है उस हिसाब से मुंबई भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। मुंबई भी लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मिली है, तो इससे भी सीधा यहाँ रेंटल पे इम्पैक्ट पड़ा है। जो रेंटल यहाँ पर थोड़ा सा रिजनेबल थे, करीब 2 से 2.5% या 3% तक रेंटल थे, वो बढ़ के अब 3.5 और 4% रेंटल की तरफ बढ़े हैं। तो
मुंबई भी रेंटल के मामले में इकोनॉमी जैसे जैसे रिवाइव हो रही है, लोग जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर लोगों का बंद हो रहा है और पॉपुलेशन वापस शहरों की तरफ आ रही है, उस हिसाब से यहाँ रेंटल भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। फिर डिमांड भी इस टाइम जैसे बात करें तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। कोविड के साल 2 साल पहले से यहाँ कंस्ट्रक्शन नए लॉन्चेस थोड़े से कम हुए थे। कोविड के बाद जैसे सबसे पहले अनसोल्ड इन्वेंट्री यहाँ बिकी है और उसके बाद यहाँ नए लॉन्चेस आने शुरू हुए हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उसके बाद होनी शुरू हुई है। तो अभी 1.5 साल का समय ही हुआ है नए लॉन्चेस आने के बाद, मतलब नई सप्लाई को यहाँ पर मैच्योर स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे, पोजीशन स्टेज पे आने के लिए अभी भी कम से कम 2 से 3 साल का समय दिख रहा है। तो ये जो बीच का गैप है, जिस हिसाब से इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, उस हिसाब से यहाँ पर रेंटल मुझे और अभी बढ़ने की संभावना दिख रही है जब तक वो पोजीशन स्टेज पे ना आ जाए। मुंबई के अंदर ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है। जितने डिस्टेंस से आप आएंगे उतना ही आपको ट्रैफिक ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ऑफिस के अगर आप नज़दीक रहते हैं तो वहाँ तो आपको रेंटल ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन आप दूर रहते हैं तो डिस्टेंस और ट्रैफिक दोनों आपके ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ पे लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि जो उनकी इनकम है, जो टोटल उनकी फैमिली इनकम है, उसका 30% मैक्सिमम वो रेंटल पे खर्च कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रेंटल पे खर्च करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी इनकम उन्हें कहीं ना कहीं एक दायरे के अंदर लाके खड़ा कर देती है कि हमें इससे ज़्यादा रेंटल यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। मतलब बजट लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जिसका जितना कम बजट होगा उसको उतना ही दूर जाके रहना पड़ता है। फिर यहाँ पर फ्लैट आपको शेयरिंग बेसिस पे मिल जाते हैं। अगर आप 2-3 बैचलर्स हैं तो भी आप एक किसी फ्लैट को लेकर उसमें शेयरिंग में रह सकते हैं। ये भी यहाँ के रेंटल वैल्यू को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा शेयरिंग पे होगा तो यहाँ रेंटल वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन एक अगर सिंगल आदमी है तो उसको पूरा फ्लैट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो शेयरिंग पे भी यहाँ पे रह सकता है। फिर यहाँ पर चूंकि वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपके मकान में वाटर स्टोरेज टैंक है या नहीं, ये भी आपको मकान लेते टाइम चेक कर लेना है, क्योंकि पानी की समस्या मुंबई के अंदर काफ़ी है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आप घर लेते टाइम ज़रूर देखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि क्या क्या इश्यूज या गैप्स हैं इस टाइम रेंटल मार्केट मुंबई के अंदर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर चूंकि कोविड के टाइम पर लोगों ने, लैंडलॉर्ड्स ने यहाँ काफ़ी प्रॉपर्टी उनकी रेंट आउट जो थी वो खाली भी रही है, तो वो इस गैप को फिल कर रहे हैं। मतलब इस टाइम जब दिख रहा है कि डिमांड काफ़ी आ गई है, लोग अब घर से वापसी आ गए हैं, काम पे जाने लगे हैं, माहौल नॉर्मल हो गया है, तो लोगों ने, जो लैंडलॉर्ड जिनके पास प्रॉपर्टी उस टाइम खाली भी रही थी, कहीं हद तक वो अपने लॉस को भी रिकवर कर रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने के लिए वो एक अच्छा खासा सिक्योरिटी डिपॉजिट, खैर ये बाकी सिटीज से कंपेयर करें, जैसे एनसीआर की बात करें तो वहाँ पे करीब 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंटल चलता है, या बेंगलोर की बात करें तो वहाँ 6 से 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंटल चलता है। तो उसी के कंपैरिजन में मुंबई में 5 से 6 महीने का रेंटल यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट चलता है। और साथ में जो लैंडलॉर्ड हैं, कई जगहों पे देखने को मिला है, वो पीडीसी आपसे रेंटल भी ले लेते हैं। पीडीसी चेक ले लेंगे आपको फ्यूचर रेंटल के लिए कि बार बार वो आपको डिस्टर्ब ना करे और उनको किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो। पीडीसी चेक लेने पे कहीं हद तक लैंडलॉर्ड भी अपने आप को सिक्योर समझता है। और यहाँ पर भी आपको पार्टीज के लिए, ईटिंग हैबिट्स के लिए, या विजिटर्स ज़्यादा ना हो, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सब आपको रिस्ट्रिक्शन मुंबई के रेंटल मार्केट में भी देखने को पूरी तरह मिलेंगी। और फिर वो जो ट्रैफिक वाला मैंने आपको बोला कि जितना नज़दीक होगा उतना आपको रेंटल हाई होगा, तो ट्रैफिक आपको यहाँ पे हमेशा जूझना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई चाहते हैं कि उन्हें मिनिमम रेंटल में प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो उसके लिए आपको ट्रैफिक को ज़रूर यहाँ पे जूझना पड़ता है। और साथ में ये एक सलाह है आपके लिए, अगर यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को अगर एंगेज करते हैं रेंटल की डील कराने में, तो वहाँ एक लैंडलॉर्ड का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उससे ज़रूर आपको प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी जो देनी पड़ती है, रेंटल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो देना पड़ता है, उसमें कहीं हद तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आप इसके लिए कोशिश करें कि उस रिबेट को आप पाएं, और अब जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको
प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हुए फाइनल स्टेज पे लाने के लिए का आप जरूर सहारा लें। चलिए बात करते हैं ऐसे क्या क्या और फैक्टर्स हैं जो आपकी रेंट पे जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा आपको वहाँ ब्रोकरेज कॉस्ट देनी है जो कि मिनिमम 1 महीने का रेंटल है। 1 महीने का रेंटल आपको एज अ ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। जिस भी प्रॉपर्टी पे, जैसे मान लीजिए आप 50,000 रुपीज पर मंथ पे जो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं तो आपको 1 मंथ का रेंट मतलब 50,000 जो एजेंट है उसको पे करना पड़ेगा। फिर ये अगर वो 11 महीने में रिन्यू हो रहा है आपका रेंटल तो वहां पर भी आपको 11 महीने के बाद फिर से वो ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। मतलब अगर आपने ये पहले नेगोशिएट नहीं कर लिया, वो बात और है कि ये नेगोशिएबल है, लेकिन आपको नेगोशिएशन पहले कर लेनी है। अगर आपने नेगोशिएशन नहीं किया तो 11 महीने के बाद जब आपका रेंट एग्रीमेंट, चूंकि एक तो परसेंटेज बढ़ेगा 5 और 10% जो कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लैंडलॉर्ड के साथ, एक तो वो अमाउंट आप पे बढ़ेगा, दूसरा आपको उस टाइम पे फिर से 1 मंथ का रेंटल एज अ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चेंज ना करें। आप एक मकान ले रहे हैं तो 4-5 साल तक रहें और वहाँ पर एजेंट के साथ ये पहले से नेगोशिएट कर लें कि हम 1 टाइम पे आपको ब्रोकरेज देंगे, अगले रिन्यूअल पे हम आपको ब्रोकरेज नहीं देंगे। और साथ में पैकर्स हैं, मूवर्स हैं, उनकी भी एक कॉस्ट आपके ऊपर ऐड होती है। जब मकान आप चेंज करते हैं तो वहाँ पे शिफ्ट होने के चार्जेस भी आपको बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए जब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसे 4-5 साल तक कम से कम एंजॉय करें। रेंट पे लेने से पहले होमवर्क कर लें, बाद में होमवर्क ना करें। और फिर साथ में डॉक्यूमेंटेशन का भी आप पे कॉस्ट आता है या छुटपुट और एडिशनल चार्जेस भी आपको कहीं ना कहीं देने पड़ते। खैर वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। मेन आपके लिए मूवर्स एंड पैकर्स की कॉस्ट आती है और डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट है और ब्रोकरेज कॉस्ट है जो आप पे पड़ती है। और जब आप मकान को लेते हैं तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे अपने घर में छोटी मोटी चीज़ें ऐड ऑन करना, ये तो हर मकान में करते हैं, तो ये इतना बड़ा कोई बहुत ज़्यादा इशू मुझे नहीं दिख रहा है। फिर अब बात समझते हैं कि आखिर कब तक ये चीज़ें रिजॉल्व होगी। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है और इकोनॉमी फास्ट मूव कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ। 2-3 साल अभी कम से कम मैं और देख पा रहा हूँ जब ये सप्लाई आएगी फिनिशिंग स्टेज के ऊपर, तब यहाँ पे रेंटल कंपैरेटिवली थोड़े से कम हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी मेरे को बहुत ज़्यादा रेंटल मुंबई में कम होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस आपके आसपास लोगों की प्रेफरेंस रहती है और वहाँ पर रेंटल हाई ही रहते हैं। क्योंकि कुछ बिजनेस अब ऐसे हैं जहाँ पर जो कंपनी के जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी, जिनकी सैलरी अच्छी है, वो प्रेफर करते हैं कि अपने ऑफिस की लोकेशन के आसपास रहना। तो वहाँ पे हमेशा आपको डिमांड बनी हुई देखने को मिलेगी और फ्यूचर में भी रेंटल बहुत ज़्यादा वहाँ पे कम होने वाले नहीं हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करना चाहते हैं। और रेगुलर ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात करते हैं। जय हिंद।